आज पहला दिन था तो क्या हुआ, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम बनना शुरू हुआ। एंडोमेट्रियम को बनाने का काम कौन किया? वही ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन दो काम किया, एक क्या किया, फॉलिकल को मैच्योर किया, और दूसरा क्या किया, एंडोमेट्रियम को बड़ा किया, मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। बोला ठीक है, एंडोमेट्रियम बड़ा किया मतलब घर तो बना लिया, लेकिन घर में दाना पानी राशन भी तो चाहिए, पानी उनी का चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? बोला 14 पहले क्या कि पहले राशन आता है या घर बनता है? घर बनता है। पहले घर बनता है, तो पहले एंडोमेट्रियम बन गया। अब चाहिए राशन कब आएगा? जब आदमी आएगा तब ना। हाँ। तो आदमी है ओवम, ओवम को एंडोमेट्रियम में पहुंचने के लिए उसके पहले राशन चाहिए। तो उस समय राशन कौन देता है? वो जो कॉर्पस लुटियम 14वां दिन निकलेगा, वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? अरे माधर कि देखिए एंडोमेट्रियम बन तो गया, एंडोमेट्रियम घर बन गया, अब हमको उसको सिक्रेटरी बनाना है, मतलब खाना वाना देना है। वो कौन करता है? कॉर्पस लुटियम बनाता है। तो कॉर्पस लुटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बनाएगा। एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेशन कौन करवाया? प्रोलिफरेशन घर कौन बनाया? एंडोमेट्रियम को बनाया कौन? पार कर दिया। एस्ट्रोजन। हाँ। एंडोमेट्रियम को देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, हाँ सर। यार 1 से 14 दिन तक एक साल पहले पढ़े थे। तुम आज समझा गया था ना यहाँ तक, मिला जुला के हार्मोन तार्मोन का प्रॉब्लम। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा पिट्यूटरी को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बना, GnRH। ठीक है, तो पिट्यूटरी क्या करेगा? FSH और LH LH बनाएगा। हाँ, ठीक है। FSH का काम एस्ट्रोजन बनाएगा FSH। नहीं, FSH एस्ट्रोजन नहीं बनाएगा, FSH बनाएगा जो फॉलिकल निकला छोटा था ना, अच्छा, उसको हाँ, बड़ा अच्छा, करेगा, हाँ। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल। अच्छा, हाँ। अब वो जो फॉलिकल बड़ा होगा वो ईस्ट्रोजन बनाएगा। अब ईस्ट्रोजन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा अमाउंट ना ईस्ट्रोजन का, तो एक समय आएगा कट ऑफ आ जाएगा हाँ। कि और ईस्ट्रोजन हमको नहीं चाहिए, मेरा हो गया। तो उस समय ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस निगेटिव को। फीडबैक भेजेगा हाइपोथैलेमस ठीक को। है। ईस्ट्रोजन दो काम करा, एक क्या किया, मैच्योर, देखिए FSH मैच्योर फॉलिकल को किया, हाँ। और ईस्ट्रोजन निकला, वो क्या किया, वो जो आपका ओवम रिलीज होगा उसके लिए घर बनाया। ठीक है, तो हाँ। घर धीरे 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 बन रहा है। अब जब एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम हो जाएगा उस समय मतलब घर रेडी है। ठीक है, तो अब बोलेगा अब क्या करें, तो अब क्या है कि feedback भेजेगा। अब निगेटिव फीडबैक भेजेगा, बोले भाई और दीवार नहीं जोड़ना है, अब अंदर का अब गेस्ट को लाने का तैयारी करो। तो वो क्या करेगा, ये निगेटिव फीडबैक जैसे ही भेजेगा तो GnRH बंद हो जाएगा, तो FSH बनना बंद हो जाएगा, LH बनना बंद हो जाएगा। ध्यान से सोचिए कि LH बनना बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि LH का एक लेवल था, अब बनना बंद हुआ तो कितना हो, वो फॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, पीक पीक है। है। तो यहीं पे क्या हो, ओवम रिलीज हो जाएगा। ओवम रिलीज होगा तो जो फॉलिकल था, मतलब क्या था, वो एक डब्बा में पैक था, उससे ओवम निकल गया, तो डब्बा तो बचा है, उसी डब्बा को कॉर्पस लुटियम बोलेंगे। तो कॉर्पस लुटियम भी कुछ वहाँ बनाएगा, से जो ओवम निकला, वो जो डब्बा बच गया वो कॉर्पस वो कॉर्पस लुटियम। मैच्योर फॉलिकल में से ओवम निकला तो बचा क्या, कॉर्पस लुटियम। अब कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, कॉर्पस लुटियम बोला ठीक है कि घर तो तुम्हारा रेडी है, लेकिन घर के अंदर राशन का है गेस्ट के लिए, तो वो क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम बना आपका उसको सिक्रेटरी बनाएगा, क्योंकि जब वो फर्टिलाइज होके जाएगा वहां पे तो उसको नरिशमेंट चाहिए कि नहीं, नरिशमेंट एंडोमेट्रियम देगा, लेकिन एंडोमेट्रियम को नरिशमेंट देने के लिए एंडोमेट्रियम के पास भी तो कुछ होना चाहिए, वो उसको देगा प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकला, कहाँ से? वही डब्बा से। डब्बा का नाम कॉर्पस लुटियम। यहाँ तक आ गया। हाँ। तो FSH का काम क्या है, देखिए, द एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट्स बाय एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोलिफरेट्स मतलब घर बना, सिक्रीटेड बाय ग्रोइंग फॉलिकल, while it becomes secretory by progesterone secreted by corpus luteum after ovulation। यहाँ तक तो समझ आया। FSH देखिए, FSH का काम क्या है, FSH क्या है, एक मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल इन रिटर्न रिलीजेस एस्ट्रोजन फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। यहाँ भी तक भी हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर ओव्यूलेशन एट LH सर्च, LH का काम क्या है, और LH सर्च पे ओव्यूलेशन करा दिया, LH कॉर्पस लुटियम टू मेक एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी। हाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो गया, सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम हो गया। अब मान लीजिए ओव्यूलेशन हो गया, अब दो चीज हो सकता है, अब औरत का शरीर में दो चीज हो सकता है, या तो ओव्यूलेशन होता है या तो ओव्यूलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये दो चीज हुआ। अब अगर ओव्यूलेशन हुआ तो भी दो चीज हो सकता है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो नहीं होगा। तो हम लोग अभी पता करेंगे कि ओव्यूलेशन हो गया है।
अब या हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब इस केस में देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जो फिम्ब्राई ओवेरिका है वो टेक्स अप द oocyte, ये लंबा वाला क्या करेगा, यहाँ से एग उठाएगा, हाँ, वो सही है। आपको पकड़ लिया, अब उसको ले जाएगा एम्पुला में, फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है। तो एग कितने दिन तक जीवित रहता है, 2 दिन तक, हाँ, 24 4 टू 1 से 2 दिन, 24 टू 48 आवर्स, हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या किया, मतलब आज मान लीजिए ओवम रिलीज हुआ, कल सेक्स किया, तो क्या फर्टिलाइज नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि एग अभी जिंदा है। तो उसके बाद स्पर्म फर्टिलाइजेस इन एम्पुला, यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए एम्पुला में फर्टिलाइज हो गया, मान लीजिए 14वां दिन रिलीज हुआ, उसी दिन सेक्स कर लिया आदमी, ठीक है, उसी दिन फर्टिलाइज हो गया, तो उसको एम्पुला से यूट्रस तक पहुंचने में भी तो समय लगेगा, तो उसमें लगता है कम से कम 2-3 दिन। तो 14वां दिन अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अगर मिनिमम भी रहेगा तो यूट्रस में 17-18 तक पहुंचेगा, तो 17 या 18 दिन तक एम्ब्रायो रीचेस यूट्राइन कैविटी 3rd to 4th डे आफ्टर ओव्यूलेशन। यहाँ तक समझ आया। अब जब वो घर पे पहुंच गया, मतलब यहाँ तक क्या है, गेस्ट घर पे पहुंच गया, अब क्या है, घर घुसने में भी उसको लगता है समय, घर घुसने में उसको लगता है 5 से 6 दिन, 6 से 9 दिन। इम्प्लांटेशन होने में, मतलब उसको अच्छा से इम्बेड होने में, पूरा सेटल उटल होने में 6 से 9 दिन लगता है। तो इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम 6th to 9th डे आफ्टर ओव्यूलेशन। तो अब सवाल ये है कि जब वो पहुंच गया 18वें दिन में, तो बहन जो उसको 20 दिन और कितना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके घर में सेटल होने के लिए उसको सफिशिएंट राशन चाहिए। कॉर्पस लूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, जो उसको सिक्रेटरी बना रहा है, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, तो धीरे धीरे राशन भर रहा है। तो जब पूरा भरेगा तब ना वो इम्प्लांटेशन होगा, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन विंडो। इम्प्लांटेशन विंडो क्या होता है, इम्प्लांट होने में कितना समय लगता है, तो इम्प्लांट कौन सा दिन होता है, 20 से 24 दिन। यहाँ कोई दिक्कत अभी तक। अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसका लाइफ था 24 से 48 घंटा। 24 से 48 घंटे के बाद क्या होगा, वो डिजेनरेट हो जाएगा। जैसे ही वो डिजेनरेट होगा, अब क्या होगा कि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था, मतलब ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं कि मान लो कॉर्पस लूटियम वेट कर रहा है, वो इंडोमेट्रियम वेट कर रहा है कि अब आएगा, लेकिन वहाँ तो ओवम मर चुका है। तो 15वें दिन रिलीज हुआ, तो कॉर्पस लूटियम मैक्सिमम वेट करते हैं 15 दिन कि और हम एंडोमेट्रियम को बढ़ाते हैं कि अब तो पहुंच ही जाएगा, अब तो 15 दिन के बाद वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, समझे। तो कॉर्पस लूटियम बिगिंस टू डिजेनरेट ऑन 9th to 10th डे, और स्टार्ट बिगिन होता है 9th to 10th डे आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब 23वां से 24वां दिन से क्या होता है, छोटा होना शुरू हो जाता है, और 15 दिन तक वो भी खत्म हो जाता है, मतलब 30-31 दिन तक पूरा कॉर्पस लूटियम खत्म। तो क्या होगा, कॉर्पस लूटियम खत्म तो क्या खत्म हो गया, कौन सा हार्मोन खत्म हो गया, FSH। कॉर्पस लूटियम क्या अच्छा निकालता था? सॉरी ये LH। कॉर्पस लूटियम क्या निकालता था, देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूटेन LH नहीं, कॉर्पस लूटियम कहाँ है, अच्छा प्रोजेस्टेरॉन ना। तो क्या होगा, हाँ। प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस लूटियम क्या बनाता था, प्रोजेस्टेरॉन। तो अभी क्या हुआ, कॉर्पस लूटियम खत्म, तो क्या खत्म, प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गया। यही आपका ब्लीडिंग कराता है। अच्छा। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही खत्म हुआ, कॉर्पस लूटियम खत्म होने के कारण फटाक से ब्लीडिंग हो जाएगा। तो लेकिन पीरियड्स में ब्लीडिंग होता है, लेकिन साथ साथ दर्द भी होता है। तो बहन जी दर्द कहाँ से हो रहा है, सवाल तो है, दर्द कहाँ से हो रहा है, दर्द क्यों होता है। देखिए, दर्द होता है कि ब्लड वहाँ से एंडोमेट्रियम झड़ गया, आराम से आ गया ब्लड, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही जब ओव्यूलेशन हुआ, उस समय एक चीज और निकलता है हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा। वो प्रोस्टाग्लैंडिन ओव्यूलेशन के टाइम निकलता है, वो जाता है यूट्रस में कलेक्ट होते जाता है, अच्छा। यूट्रस में कलेक्ट होते गया। अब जैसे ही ब्लीडिंग, वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू होगा ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन बोलेगा बहन चो, यहाँ तो ब्लड आ गया, वो बोलेगा हमको तो इसको बाहर निकालना है। तो यूट्रस को क्या बोलेगा, भाई इसको बाहर कैसे निकाला जाए, तो बोलेगा तुम बच्चा बाहर कैसे निकलता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन से। तो अब क्या करेगा, ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करके क्या निकालेगा, एंडोमेट्रियम वो ब्लड, वही ब्लड निकालेगा। तो उसी जो कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण। प्रोस्टाग्लैंडिन कब रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन के टाइम, उसी के कारण क्या होगा, पेन शुरू हो जाएगा। तो वही होता है पीरियड्स में ब्लीडिंग कैसे हुआ समझ आ गया, पीरियड्स में पेन कैसे हुआ समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का पक्का। एक बार बोल दो तो ये क्या ब्लीडिंग वाला,
लास्ट वाला ना, हाँ लास्ट वाला। देखिए लास्ट में क्या हुआ, 14वां दिन क्या हुआ आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ। हाँ। प्रोस्टोन तो 14वां दिन से रिलीज होना शुरू हुआ, एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बना दिया। अब क्या हुआ, उसी समय प्रोस्टाग्लैंडिन भी निकला, दो चीज निकला, प्रोस्टोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस में जाके कलेक्ट होते गया, प्रोस्टोन क्या किया, एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बनाते रहा। अब एक समय आया 15 दिन बाद, मतलब 30वां दिन मतलब साइकिल का, और ओव्यूलेशन के 15 दिन बाद क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो प्रोस्टोन नहीं निकलेगा, प्रोस्टोन नहीं निकलेगा तो एंडोमेट्रियम गिर जाएगा, तो ब्लीडिंग हो गया। अब पेन कैसे हुआ, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन जमा हुआ था वो क्या बोलेगा कि हमको ब्लड को तो बाहर निकालना है, तो ब्लड को बाहर निकालने के लिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हुआ, दर्द हुआ, ब्लीडिंग हुआ, पीरियड्स हो गए। यही सवाल ये है। हाँ, अब पेन इन मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, दो टाइम पेन होता है। एक टाइम कब पेन हुआ, एक टाइम कब पेन, पीरियड्स में पूरा साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 बार पेन होता है। एक बार कब पेन हुआ, स्टार्टिंग में जब ब्लीडिंग हुआ। हाँ। जब ब्लीडिंग हुआ। एक होता है जब ओव्यूलेशन होता है ना, क्या होता है कि ये जो आपका ओवरी है, यहाँ से मैच्योर फॉलिकल से ओवम जब निकलेगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ कुछ ब्लड उलड है ना, यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पाउच ऑफ डगलस। अच्छा, हाँ। यहाँ पे जाके कलेक्ट हो गया। अब पाउच ऑफ डगलस में ब्लड डेब्रिस ये सब जाके कलेक्ट होगा तो इरिटेट करेगा, तो इरिटेट करेगा तो इसका मतलब उस लड़की को मतलब थोड़ा मोड़ा पेन होता है, उसको मिड साइकिल पेन बोलते हैं, क्योंकि 30 दिन का साइकिल होता है, 15वें दिन में ओव्यूलेशन होता है, 15वें दिन में पाउच ऑफ डगलस में ब्लड कलेक्ट होता है, ब्लड कलेक्ट होने के कारण इरिटेशन होता है, इरिटेशन के कारण पेन होता है, इसीलिए इसको मिड साइकिल पेन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मिडल स्मर्ज भी पेन भी है, लेकिन मिड साइकिल पेन से काम चल जाएगा। तो पेन दो टाइम हो, आफ्टर ओव्यूलेशन सम डेब्रिस कलेक्ट्स इन पाउच ऑफ डगलस कॉजिंग पेन, इसको बोलते हैं मिड साइकिल पेन या मिडल स्मर्ज पेन, ठीक है। दूसरी बार पेन कब होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेल ब्लड, उसी समय मेंस्ट्रुएशन होता है। इट इज डन बाय प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज ड्यू टू ओव्यूलेशन। समझ आया यहाँ तक। अब मान लीजिए ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो मिड साइकिल पेन होगा कि नहीं, हाँ होगा, फिर भी होगा। ओव्यूलेशन मिड साइकिल पेन कब होता है, अच्छा, नहीं होगा। ब्लड वहाँ जमा रह जाता हाँ। तो ब्लड कब जमता था, जब वो ओवम निकलता था, हाँ। तो मतलब ओवम नहीं निकला, हाँ। ओवम नहीं निकला तो मिड साइकिल पेन नहीं होगा। मिड नहीं निकला। हाँ। ओवम नहीं निकलने के कारण एक चीज और नहीं होगा, एक चीज और नहीं निकलेगा, क्या, ओव्यूलेशन के टाइम और क्या नहीं क्या निकलता था, जो ब्लीडिंग और एग निकल रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता था। पेन प्रोस्टाग्लैंडिन जाके क्या करता था, यूट्रस को Contract कॉन्ट्रैक्ट करा करता देता था। था, ठीक है। अब मान लीजिए कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा, नहीं निकलेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं निकला, अच्छा ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं निकला, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं निकला, इसका मतलब क्या है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं हुआ। तो उसको पेन होगा, नहीं पेन कैसे होगा, पेन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो पेन कैसे? तो मतलब दोनों पेन नहीं होगा उसको, मिड साइकिल पेन भी नहीं होगा और वो वाला पेन भी नहीं होगा। नो प्रोस्टाग्लैंडिन सो एंडोमेट्रियम। अब देखिए, अब एंडोमेट्रियम बनेगा कि नहीं, खुद ही सोचिए। बनना चाहिए एंडोमेट्रियम। ओव्यूलेशन अगर हो ही नहीं रहा तो फिर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है ना, हाँ। लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि फॉलिकल मैच्योर नहीं हो, फॉलिकल मैच्योर हो रहा है हाँ। लेकिन उससे ओवम नहीं निकल रहा है, हाँ। लेकिन फॉलिकल मैच्योर हो रहा है। हाँ। फॉलिकल मैच्योर हो रहा है तो क्या मैच्योर फॉलिकल क्या निकालता है, कौन सा है हार्मोन, अरे वो ये देख के बता, कोई दिक्कत फॉलिकल नहीं। स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH। नहीं मैच्योर फॉलिकल क्या निकालता है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन। अच्छा। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन वो वो हाइपोथैलेमस को हाँ। एस्ट्रोजन प्रोलिफरेट कराता हाँ, है। उसको- इसका मतलब ओव्यूलेशन के पहले प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है, इसका मतलब एंडोमेट्रियम तो बन ही रहा है। हाँ वही तो। ओव्यूलेशन नहीं भी हो रहा तो एंडोमेट्रियम तो बन ही रहा है। हाँ। इसका मतलब कि ब्लीड वहां पे ब्लड तो जमा होगा, हाँ, ब्लड जमा होगा, लेकिन जब वो निकलेगा तो दर्द नहीं दर्द होगा, नहीं होगा। समझे। तो इसीलिए तो अब निकलेगा क्यों, अब निकलता क्यों था, जब प्रोजेस्टेरोन रिमूवल होता था तब। प्रोजेस्टेरोन रिमूवल कब होता था, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता था तब। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता था, जब ओव्यूलेशन होता था तब तो फिर निकलना नहीं चाहिए, तब तो उसको जमा 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 होना चाहिए। तो फिर क्यों निकला, क्योंकि एक जमा होते जाएगा, एक समय आएगा ना जब यूट्रस का वॉल और लिमिट कर देगा कि और हम नहीं भार उठा सकते हैं, तो गिर जाएगा। तो क्या होगा कि जब वो अपने आप मैकेनिकल फोर्स से ही निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा, फिर 2 दिन बाद थोड़ा सा निकलेगा। तो मतलब जो ओव्यूलेटरी साइकिल है वो होता है पेनफुल होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन जब होगा तब पेन होगा, और रेगुलर होगा क्योंकि एक समय का निर्धारित किया हुआ है कि इतना तारीख को इतना दिन ही है, इतना दिन। लेकिन जो अनओव्यूलेटरी साइकिल, एक तो पेनलेस होगा,
और दूसरा क्या होगा, समय का कोई निर्धारित नहीं, किसी का लोड ज़्यादा है, ओवरी जो ज़्यादा यूट्रस लोड संभाल सकता है, कोई कम लोड संभाल सकता है, थोड़ा थोड़ा गिरते जाएगा। तो वही है ओव्यूलेटरी साइकिल पेनफुल एंड रेगुलर, और एनओव्यूलेटरी साइकिल पेनलेस एंड इरेगुलर। यहाँ तक आए कि नहीं? हाँ, फिर बताना पड़ेगा। नहीं सही है, चलो आगे बढ़े। बेसिक डेफिनेशन कुछ कुछ याद कर लेते हैं। रेगुलर है ना। देखो लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है, 28 प्लस माइनस 7 डेज, ठीक है, मतलब 35 दिन और 21 दिन। अब पॉलीमेनोरिया मतलब उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा एक मतलब बहुत नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, मतलब लेंथ ऑफ साइकिल कम होगा तब ना, मान ली हर 21 दिन में उसका साइकिल ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपको ब्लीडिंग तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसको पॉलीमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मतलब हर 35 दिन से ज़्यादा, मतलब 40 दिन में साइकिल आ रहा है, 50 दिन में साइकिल आ रहा है, तो उसको बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम ना ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, कितने दिन ब्लीडिंग हो रहा है। नॉर्मल ब्लीडिंग होता है 2 से 7 दिन। हाथ दर्द हो जाएगा भाई, छोड़ दे, हाथ दर्द हो जाएगा, बोल रहे हैं, चल ना भाई। ठीक है। नॉर्मल ब्लीडिंग होता है 2 से 7 दिन। अब हाइपोमेनोरिया कब होगा, जब 2 दिन से कम ब्लीडिंग होगा। और मेनोरेजिया एक होता है, हाँ। यही पूछता है, मेनोरेजिया जब ब्लीडिंग 7 दिन से ज़्यादा होता है। हाइपोमेनोरिया 2 दिन से कम, मेनोरेजिया 7 दिन से ज़्यादा, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड जो नॉर्मल निकलता है 30 से 50 ml। मेनोरेजिया बोलेंगे कि जब आपका ब्लीडिंग जो है 80 ml से ज़्यादा होगा, तो मतलब आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है। यही क्वेश्चन पूछा है कि मेनोरेजिया मेनोरेजिया का पूछता है। पॉलीमेनोरेजिया का मतलब हुआ इसका और इसका मिक्सचर, साइकिल 21 दिन से कम एंड ब्लीडिंग 80 ml से ज़्यादा। मेटोरेजिया इरेगुलर साइकिल सुपर इम्पोज्ड ऑन रेगुलर साइकिल। इसका मतलब क्या है ना कि देखिए, यहाँ पे मान लीजिए उसका ब्लीडिंग हुआ, फिर मान लीजिए 28 दिन के बाद यहाँ ब्लीडिंग हो, ठीक है, फिर 28 दिन के बाद यहाँ ब्लीडिंग हो, लेकिन बीच में और एक बार ब्लीडिंग होगी। अच्छा, बीच में और एक बार ब्लीडिंग होगा कभी भी, मतलब इरेगुलर साइकिल सुपर इम्पोज्ड ऑन रेगुलर साइकिल। यहाँ तक आया। एक हो गया फिर मेनोमेटोरेजिया। मेनोमेटोरेजिया का मतलब होता है सिर्फ इरेगुलर साइकिल, ठीक है। एक होता है मेट्रोपैथिया हिमोरैजिका। मेट्रोपैथिया हिमोरैजिका का मतलब क्या होता है ना, 2-3 महीने तक कोई ब्लीडिंग नहीं होगा। प्रोलॉन्ग्ड एमेनोरिया मतलब 2-3 महीने तक प्रोलॉन्ग्ड एमेनोरिया, और अचानक जब ब्लीडिंग हुआ 3 महीने बाद तो बहुत ब्लीडिंग हुआ, इसको बोलते हैं मेट्रोपैथिया। हाँ, मेट्रोपैथिया हेमोरैजिका। जैसे मान लीजिए एनओव्यूलेटरी साइकिल है, अनओव्यूलेटरी साइकिल तो इरेगुलर साइकिल होता है, बताए थे। उसमें क्या होगा कि एंडोमेट्रियम बनते जाएगा। अब क्या होगा कि वो एंडोमेट्रियम तो सिक्रेटरी नहीं रहेगा, तो नॉन सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम एज नो प्रोजेस्टेरोन, तो उसके बाद क्या होगा, वो निकल जाएगा। वो मतलब जैसे जैसे लोड, मतलब तब तक उसमें ब्लड जमा होगा तब तक उसका लिमिट क्रॉस ना हो जाए वेट उठाने का। तो 3 महीना तक मान लीजिए अगर बचा लिया तो 3 महीने बाद ब्लीडिंग होगी। यहाँ तक ठीक है। यही प्रोलॉन्ग्ड एमेनोरिया फॉलोड बाय हैवी मेंस्ट्रुएशन। अब देखिए हम आपसे एक बात पूछे थे कि जब हमारे पास 2-3 लाख 3-4 लाख जैसा था तो 400-450 ही यूज हुआ, तो बाकी कहाँ गए? देखिए अब हर साइकिल में एक यूज हुआ, लेकिन वो एक भी यूज होने के लिए ना हर 1000 में एक यूज होता है। मतलब क्या करेंगे, हमको मान लिया अगला महीना पीरियड्स कराना है, हम 1000 के फॉलिकल बुलाएंगे, ले आओ तो 1000 धराया, उसको हम लोग बोले प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोले? 1000 एवरीवन। उसको रिक्रूट किए, उसमें से क्या किए ना हम लोग, कुछ मान लीजिए 1000 को बुलाए, इसमें से बेस्ट सेलेक्ट किया, इसमें से 100 निकाल लो, बाकी 900 को बोलेंगे भाग बहन चुके, तो वो अब जमा नहीं होगा, वो खत्म, माँ चुक गई इसकी। अब 50-100 को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। फिर उस 100 में से सेलेक्ट करेंगे कि 50 आ जा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। फिर 50 में सेलेक्ट करेंगे, अब 6 ही 7 बचेगा, 50 में जो बेस्ट 6 और 7 होगा ना उसको बोलेंगे एंट्रल फॉलिकल। अब जो 6-7 कैंडिडेट बचा उसमें से एक उठाएंगे, उसको बोलेंगे डोमिनेंट फॉलिकल।
डोमिनेंट फॉलिकल। और जो डोमिनेंट फॉलिकल अब एक ही बचा, अब उसी को हम लोग मैच्योर करेंगे और उसी से हमारा क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा। तो हर साल हर महीना एक ओवम बनाने के लिए हमको 1000 का यूज़ करना पड़ा। इसीलिए अब जैसे जैसे हर महीना 1000 यूज़ करेंगे तो आपका मान लीजिए 400 यूज हुआ था, 400 यूज हुआ था ना, अब तो हर टोटल यूज करेंगे तो कितना हुआ, 400 गुना 1000 4 लाख हो गया। तो हमारा कितना था प्यूबर्टी के टाइम, 4 लाख था। तो मेनोपॉज कैसे आता है, जब जो तेरा 4 लाख है, ऐसे ही 1000 सेलेक्ट करते करते क्या होगा, जब 4 लाख खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे मेनोपॉज आ गया। अच्छा सही है। और लास्ट में जब बच्चा होता है उस समय क्या होगा, जब हम लोग शुरू में लड़की का बच्चा होगा उसमें से बेस्ट 1000 आएगा, बेस्ट 1000 आएगा। जैसे जैसे बूढ़ी होती जाएगी उसके बाद क्या बचेगा, बचा हुआ 1000 बचेगा। तो इसीलिए एज होने के बाद जो बच्चे का क्वालिटी होता है धीरे धीरे खराब हो जाता है। यहाँ तक समझ आया, आगे बढ़े। पी लो उसको। मेनोरेजिया का डेफिनेशन क्या था, एक्सेसिव ब्लीडिंग, हाँ सही है। ठीक है, ग्रेटर देन 70 डेज, ग्रेटर देन 7 डेज और 80 ml इन 1 साइकिल, हाँ। ठीक है। मेनोरेजिया का डेफिनेशन यही दोनों था, या तो ये या तो ये, दोनों एक साथ कब था, पॉलीमेनोरेजिया। पॉलीमेनोरेजिया। हाँ, तो अब आया कॉज फॉर मेनोरेजिया। तो कॉज फॉर मेनोरेजिया पूछे या कॉज फॉर मेटोरेजिया पूछे। मेनोरेजिया का डेफिनेशन पता, मेटोरेजिया का आपको याद नहीं होगा, अभी हम बताए हैं लेकिन भूल गए होंगे। एक 2 रेगुलर साइकिल के बीच में अच्छा, एक हाँ, इरेगुलर irregular period हो उसको जाएगा। मेटोरेजिया बोलते हैं। दोनों में पूछेगा तो इसमें कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कॉज लिखने में, जो जो बीमारी का नाम आता है सब जगह लिख देना है। जैसे यूट्राइन में, यूट्राइन कॉज का क्या हो सकता है, यूट्रस में क्या क्या होता है, फाइब्रॉइड होता है, कैंसर होता है, एंडोमेट्रियल पॉलिप होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, एंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया होता है। देखिए फाइब्रॉइड्स हुआ, समझ कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि यूट्रस में क्या बनता है, एंडोमेट्रियम का ही ना लेयर बनता है, वही उसी का कैंसर हो गया, या फिर कैंसर हो गया, या फिर वो बस ट्यूमर हुआ। एक तो कैंसर होता है और दूसरा होता है जो बेनाइन ट्यूमर, तो वही हाइपरप्लेजिया क्या हो गया आपका, ट्यूमर। और ये कार्सिनोमा एंडोमेट्रियल पॉलिप, मतलब क्या हुआ कि एक जगह से बस थोड़ा सा लोब निकला ऐसे करके, जैसे मान लिया ऐसे था तो यहाँ निकल गया, इसको बोले पॉलिप। PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब वहाँ का सारा एरिया का इन्फ्लामेशन हुआ तो भी ब्लीडिंग में खराब होगा। अब आया कोआगुलोपैथी। देखिए कहीं भी कोई भी बीमारी में ब्लीडिंग इरेगुलर हो रहा है, उसका कॉज पूछे तो 2-4 को नाम हमको हमेशा याद रखना, हीमोफीलिया, DIC, प्लेटलेट डिसऑर्डर। ब्लीडिंग हो रहा है मतलब क्या, प्लेटलेट यही सब। तो DIC, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, लेस प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स कम, या प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर, तो इससे ब्लीडिंग होगा। आइट्रोजेनिक का मतलब होता है कि कोई ट्रीटमेंट करने का हम लोग कोशिश किए किसी और कारण से, उसके कारण कोई दुख हुआ, जैसे वारफरिन दिए किसी को या हार्मोनल थेरेपी दिए तो उसके कारण भी ब्लीडिंग हुआ। एंडोक्राइन कॉज, हाइपोथायरॉयडिज्म और PCOS में, सिस्टमिक में लिवर फेलियर और रीनल फेलियर। अनओव्यूलेटरी, देखिए अनओव्यूलेटरी में देखिए जहाँ पे ओव्यूलेट, ठीक है आंटी, थैंक यू, गुड नाइट। देखिए अनओव्यूलेटरी कॉज मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो। अब याद है जो अनओव्यूलेटरी आपका वो था मतलब साइकिल था, वो पेनलेस था, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता था, उसमें पेन भी नहीं होता था और ब्लीडिंग भी इरेगुलर होता था, ठीक है। इरेगुलर ब्लीडिंग होता था और बहुत ज़्यादा होता था, नहीं 3 महीना तक रुक के रखता था और अचानक पूरा ब्लड जब निकलता था, तो ये हो गया। अगर पूछेगा मेटोरेजिया में पेरीमेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज आने वाला है उस समय भी एनोवुलेशन होगा ना, उस समय भी ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेनोपॉज आएगा तो। अब एमेनोरिया का मतलब नो पीरियड्स और नो ब्लीडिंग, ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कभी आया ही नहीं, सेकेंडरी मतलब क्या है, लगातार 3 साइकिल से नहीं आ रहा है पीरियड्स, मतलब 3 महीना से। किसी बुक में 3 महीना भी लिखा है, किसी बुक में भी 6 महीना भी लिखा है, तो वो अपने चॉइस से लिखा जा सकता है, वो अलग अलग लिखा हुआ है। मतलब मिला जुला के पीरियड्स आया था, 3 महीना से नहीं आ रहा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल पहले प्राइमरी एमेनोरिया के बारे में देखना है हम लोग को, तो नॉर्मल पहले बेसिक जान लेते हैं। प्यूबर्टी कब हिट करता है, 10 से 12 साल में। डिलर्ड प्यूबर्टी का मतलब क्या होगा कि मतलब प्यूबर्टी आया लेकिन लेट आया। नो पीरियड्स टिल 13 साल, मतलब 13 साल तक पीरियड्स नहीं आया और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी एब्सेंट है, तो उसको बोलेंगे कि भाई
अब अभी तक तो पीरियड्स आ जाना चाहिए था, अब तुम्हारा ब्रेस्ट इनलार्जमेंट भी नहीं हुआ, ये सब एक्सिलरी हेयर ये सब भी नहीं आया, प्यूबिक हेयर भी नहीं आया, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो मतलब भाई तुम्हारा प्यूबर्टी तो डिलेड हो गया। और एक डेफिनेशन है ये, और नो पीरियड्स टिल 15 ईयर। मान लीजिए उसका प्यूबिक हेयर ये सब कुछ आ गया लेकिन पीरियड्स ही नहीं आया, तो ये 2 डेफिनेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे? अब पीरियड्स नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या सोचता है आदमी? प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट होगा। प्रेगनेंसी टेस्ट तो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे? ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, वजाइना का एग्जामिनेशन करेंगे, पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में यूट्रस का एग्जामिनेशन करेंगे, और सारा हार्मोन टेस्ट करेंगे, LH, FSH, TSH, PRL, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप किस लिए देखेंगे? मान लीजिए वो मान लीजिए बाहर से लड़की दिख रही है, अंदर से लड़का है, तो ठीक है। इसलिए अब आया हमको पूछ रहा है कि प्राइमरी एमेनोरिया का कॉज देखना है, तो कॉज भी ना एकदम कंडीशनल पे डिपेंड करता है किस तरह का सिचुएशन है। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है ना। हाँ, और breast में। PV और टेस्ट है। अच्छा ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपके पास पेशेंट आया एमेनोरिया का कि कभी पीरियड्स नहीं है, उसको देखेंगे भाई तुम्हारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं, तो देखेंगे तुम्हारे पास तो प्रेजेंट है, मतलब तुम्हारा प्यूबिक हेयर है, वजाना सब कुछ है। देखेंगे यूट्रस, अगर यूट्रस है कि नहीं, और यूट्रस ये है कि नहीं, तो यूट्रस देखेंगे है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए जिसको यूट्रस ही नहीं है उसको कभी पीरियड्स नहीं होगा, जिसको यूट्रस नहीं है उसको बोलते हैं MRKH सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? MRKH सिंड्रोम। शी विल नेवर हैव पीरियड्स। ठीक है, मान लीजिए अब यूट्रस प्रेजेंट है। अब जब यूट्रस प्रेजेंट है तो हम लोग देखेंगे एनाटॉमी कि एनाटॉमी नॉर्मल है कि नहीं, देखेंगे कि इनपरफोरेट हाइमन है क्या। मान लीजिए हाइमन में थोड़ा सा भी छेद नहीं है तो ब्लीडिंग कहाँ से होगी? ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, मतलब क्या हुआ कि हाइमन के ऊपर एक नया लेयर बन गया जो कि ब्लीड को नीचे नहीं गिरने दे रहा, तो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो गया। सर्वाइकल एट्रेसिया, मतलब देखिए यूट्रस के बाद वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट नीचे सर्विक्स बनाए थे, सर्विक्स ही नहीं बना, तो ब्लीडिंग नहीं होगा। तो यहाँ 3 कॉज यहाँ पढ़ लिए, 1 कॉज यहाँ पढ़ लिए। एनाटॉमी नॉर्मल है, मान लीजिए एनाटॉमी नॉर्मल है तो मान लीजिए उसको हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। ये क्या करता है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपर प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा या फिर थायराइड हार्मोन का अमाउंट कम होगा ना, तो आपका क्या होगा, FSH और LH को नहीं बन पाएगा, वो नहीं बनेगा, पीरियड्स नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब देखेंगे कि LH और FSH ज़्यादा है कि नहीं। उसका देखिए कि भाई LH FSH ज़्यादा है, फिर ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रहा है? बोल रहे भाई LH FSH ज़्यादा है लेकिन LH और FSH जहाँ काम करेगा वो रिसेप्टर ही नहीं काम कर रहा है। मतलब क्या है, नो रिस्पॉन्स टू ये, जैसे गोनाडल डिसजेनेसिस, मतलब मान लीजिए LH FSH किस पे काम करेगा, ओवरी पे, ओवरी ही नहीं है तो होगा काम, ब्लीडिंग होगा नहीं होगा। मान लीजिए LH FSH कम है, अब LH और FSH कम है और ओवरी ठीक भी है, तो भाई सिग्नल आएगा तब ना हम कुछ बनाएंगे। तो वही क्या है, जैसे एनोरेक्सिया में हो गया, क्रॉनिक इलनेस में हो गया, कि मतलब वो क्या है, LH और FSH बन ही नहीं पाएगा, उसको बनने के लिए भी तो कुछ चाहिए, नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगा। अब देखेंगे कि अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट है तो देखेंगे LH और FSH दो फिर से। अब अगर LH और FSH कम है मतलब बन नहीं पा रहा है। LH FSH कहाँ से बनता था? तुम्हारा वो एस्ट्रोजन, नहीं एस्ट्रोजन बनाता था। एस्ट्रोजन तो हार्मोन है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाता था, वो सिग्नल किसको भेजता था? LH और FSH वो देखो, सिग्नल भेजता था उसको। कोई भी ऑर्गन सिग्नल भेजता है हार्मोन के थ्रू, हार्मोन को सिग्नल नहीं भेजता है, ऑर्गन को सिग्नल नहीं भेजता है। तो हम अगर पूछे LH और FSH कौन बनाता है, तो कोई हार्मोन का नाम तो होगा नहीं, पिट्यूटरी तो ऑर्गन का ही नाम होगा। तो या तो हाइपोथैलेमस हो सकता है, या तो ओवरी हो सकता है, या तो पिट्यूटरी हो सकता है। तो क्या हो, पिट्यूटरी। तो अगर मान लीजिए LH और FSH नहीं बन रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? पिट्यूटरी में, वहाँ पे है। तो जैसे CNS ट्यूमर हो गया, या फिर फिजियोलॉजिकल डिले भी हो सकता है, ये कैलमैन सिंड्रोम भी हो सकता है। इसमें क्या है कि बन ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, हाइपोगोनाडोट्रोपिन, मतलब LH गोनाडोट्रोपिन ही है ना ये सब, LH और FSH गोनाड का हार्मोन, और हाइपोगोनाडिज्म मतलब हार्मोन भी नहीं बन रहा है और जिस पे उसको एक्ट करना है, मतलब ओवरी पे, वो भी हाइपो है। दूसरा केस हुआ कि LH और FSH है, मतलब हार्मोन है
लेकिन ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ऑर्गन पे ही रिसेप्टर है। तो हाइपरगोनाडोट्रोपिन हाइपोगोनाडिज्म, हाइपरगोनाडोट्रोपिन क्योंकि हार्मोन तो है, लेकिन वो काम किस पे करेगा, जिस ओवरी पे करेगा, वही नहीं है, तो उसको बोले हाइपोगोनाडिज्म। तो कैसे हो गया, जैसे गोनाडल डिसजेनेसिस, टर्नर सिंड्रोम में ओवरी ही नहीं बन पाएगा। FSH और LH रिसेप्टर डिफेक्ट हो गया, या प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, मतलब ओवरी ही आपका सस्टेनेबल नहीं है। अब मान लीजिए कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर असिंक्रोनस, मतलब बाहर से फीमेल है और कैरियोटाइप की है, तो बहन चो XY आ गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसका ब्लीडिंग कभी होगा, उसको बोलते हैं AIS, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब क्या होता है ना कि मान लीजिए वो लड़का बना था XY, तो उसके पास बहुत सारा एंड्रोजन था, ठीक है, तो एंड्रोजन उसको क्या बनाना था, एंड्रोजन को क्या करना था, वो आदमी को, वो मतलब लड़का को मर्दाना हरकत देना था। अब लेकिन जो एंड्रोजन को जिस रिसेप्टर में काम करना था वो सेंसिटिव है ही नहीं, तो मतलब क्या करेगा, बोलेगा एंड्रोजन तो बनते जा रहा है और एंड्रोजन काम नहीं कर पा रहा है, तो बोल रहा हम क्या करें, तो वो क्या करता है एंड्रोजन, वो है ना आपका एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक एंजाइम होता है एरोमेटेज एंजाइम, अच्छा हाँ। इसके प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, एस्ट्रोजन में। अब औरत का औरत होना एस्ट्रोजन तय करता है और आदमी का आदमी होना एंड्रोजन। अब ये जो आदमी था उसमें क्या था कि एंड्रोजन बन रहा था, उसको रिसेप्टर में काम करने जा रहा है, रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहा, तो शरीर बोल रहा और एंड्रोजन बनाएंगे बहन के, कभी तो काम करेगा, और वो बनाया जा रहा है बहन से, जिसमें काम ही नहीं हो रहा है, तो बोल रहे क्या अब सारा एंड्रोजन जमा हो गया। अब सारा एंड्रोजन जमा हो जाएगा तो क्या होगा, सब किस में कन्वर्ट हो गया, एस्ट्रोजन में। तो वो बनना क्या था उसको, लड़का, हाँ। लेकिन एस्ट्रोजन के कारण क्या हो जाएगा, लड़की। वो एकदम इतनी खूबसूरत लड़की बनेगी। ये मतलब ऐसा, मतलब बहुत सारा ऐसा मॉडल भी है जो अंदर उसका कैरियोटाइप XY भी है, लेकिन ये लड़की सबसे खूबसूरत होती है, बाहर से एकदम सब दिखेगी। एस्ट्रोजन है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, ब्रेस्ट होगा, वो सब होगा, वजाइना सब होगा, लेकिन बस अंदर से XY है, और ये बहुत खूबसूरत होती है। मिला है क्या? नहीं, मतलब ऐसे सुने हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब क्या है कि वो कब उसको पीरियड्स आया था, फिर क्या है लास्ट 3 साइकिल से पीरियड्स नहीं आ रहा, तो सबसे पहले उसको टेस्ट करने क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे नेगेटिव। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो फिर हम लोग रूल आउट करेंगे हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ है ना GnRH को नहीं बनने देता है। अगर ये केस के कारण GnRH नहीं बनेगा तो नीचे वाला पूरा कांड ही नहीं होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे PR चैलेंज। PR चैलेंज का मतलब होता है प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज। मतलब हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग 4-5 दिन तक लगातार प्रोजेस्टेरॉन देंगे, 4-5 दिन तक लगातार प्रोजेस्टेरॉन देंगे, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को क्या कराता था, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को वो अरे घर बनता था, उसके बाद तोड़ता था, तो फिर वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन में हेल्प करता। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटरी बनाता था एंडोमेट्रियम को, मतलब क्या करता था, दाना पानी देता था। अब मान लीजिए कि हम प्रोजेस्टेरॉन दिए 4-5 दिन तक, अब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन को अचानक हटा लिए, तो प्रोजेस्टेरॉन रिमूवल से क्या होता था, ब्लीडिंग होता था। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग 4-5 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन दिए और ब्लीडिंग हो गया, इसका मतलब क्या है कि एंडोमेट्रियम बना था, तो एंडोमेट्रियम बनाया कौन था, एस्ट्रोजन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर 4-5 दिन तक लगातार प्रोजेस्टेरॉन दिए और ब्लीडिंग हो गया, इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन क्या कि प्रोजेस्टेरॉन रिमूवल के कारण, ब्लीडिंग और विड्रॉल के कारण, तो इसका मतलब एंडोमेट्रियम बना तो होगा। तो एंडोमेट्रियम बनाया कौन था, एस्ट्रोजन। इसका मतलब उस लड़की का एस्ट्रोजन ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि पीरियड्स हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन में प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन ठीक है, ऐसा कौन लड़की होती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन में प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन ठीक है, वो होती है जिसको PCOD होता है, पीरियड्स ऑकर इन एस्ट्रोजन प्राइम्ड एंडोमेट्रियम। मतलब एंडोमेट्रियम में एस्ट्रोजन है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉल ही नहीं हो पा रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉल नहीं होगा तो ब्लीडिंग कैसे होगा, उस सेडिंग एंडोमेट्रियम का सेट होने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉल चाहिए ना, ठीक है। मान लीजिए फिर भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब प्रॉब्लम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों में है, मतलब एंडोमेट्रियम बन ही नहीं रहा। अब हम लोग करेंगे ER-PR चैलेंज, मतलब अब हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों देंगे, तो एस्ट्रोजन देंगे तो एंडोमेट्रियम बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो क्या होगा आपका, उसको सिक्रेटरी बनाएगा। अब उसको दोनों को विड्रॉ करेंगे, दोनों को विड्रॉ किए, फिर हम लोग देखेंगे पीरियड्स ही नहीं होगा,
दोनों को वीडियो। अब तो भाई एंडोमेट्रियम को बनने के लिए, घर बनाने के लिए हम दीवार भी दे दिए और खाना भी दे दिए, फिर भी ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू जमीनें नहीं, मतलब एसरमैन सिंड्रोम। एसरमैन सिंड्रोम क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं दीवार जोड़ने का, लेकिन जमीनी में दलदल है तो कहाँ से हो? इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम का दलदल को बोलते हैं एसरमैन सिंड्रोम। यहाँ तक आया? यहाँ तक आगे? आगे कोई दिक्कत? मैं स्कूटी चला के आई हूँ अभी कॉलेज से फ्रेंड्स को छोड़ के। अब क्या? अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों दे दिए फिर भी ब्लीडिंग नहीं हुआ, मतलब घर बनाए और खाना भी दिए फिर भी वह जो काम नहीं हुआ। इसका मतलब जमीनी दलदल था, तो उसी बीमारी को बोले एसरमैन सिंड्रोम। ठीक है, आया। अब मान लीजिए पीरियड्स हो गया, तो अब हमको पता चल रहा है कि भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देने के बाद पीरियड्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिए, इसका मतलब पीरियड्स हो गया, मतलब कोई ऐसा हो रहा है कि एस्ट्रोजन भी नहीं बन पा रहा है और प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए हमको बाहर से देना पड़ रहा है। तो एस्ट्रोजन कहाँ से बनता था? एस्ट्रोजन बनने का कहाँ कारण था? एफएसएच बनवाता था क्या? मैच्योर फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाता था। एलएच क्या बनाता था? कॉर्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरोन बनाता था। इसका मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अगर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं बन रहा है, यही दिक्कत है। तो बनाता कौन था? एलएच और एफएसएच। मतलब प्रॉब्लम कहाँ हुआ? एलएच और एफएसएच। तो ये अब दो केस हो सकता है, या तो एलएच एफएसएच ज़्यादा है, एलएच एफएसएच ज़्यादा है, या एलएच एफएसएच कम है। एलएच एफएसएच कम कहाँ होगा? जहाँ पे पिट्यूटरी पे प्रॉब्लम होगा। पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होगा मतलब, वो बोल रहे थे ना, अरे वीडियो पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है? मतलब सीएनएस में प्रॉब्लम है। तो एलएचएफएसएच कब है? मतलब सीएनएस, ट्यूमर, क्रॉनिक इलनेस, ये सब जो पीछे था सेम है। अब एलएचएफएसएच ज़्यादा है, इसका मतलब एलएचएफएसएच बन रहा है, लेकिन बहन जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ पहुँच रहा है कि भाई एस्ट्रोजन बनाओ, प्रोजेस्टेरोन बनाओ, तो बोला मन ही नहीं। तो क्या है? ओवरी नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। ठीक है, या फिर ओवेरियन इंजरी टू रेडियो, मतलब किसी को रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दिए तो ओवरी इंजोर हो गया, प्रोजेस्टेरोन बना ही नहीं पाया एस्ट्रोजन, या फिर किसी को ओवरी ही नहीं है, ओफोरेक्टोमी कर दिए, तो फिर कहाँ से वो कर पाए? समझ आया?